मैं हूँ रूपाली फ्रॉम डीजे साइंस एकेडमी और अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए बच्चों, आज तक हमने जो जो टॉपिक देखे हैं वो सब अच्छे से जान लिए। अब ये थोड़ा सा बड़ा वाला टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एकदम से मतलब अच्छे से आपको बताने वाली हूँ। देखिए, कल का जो लेक्चर हमने देखा था उसमें अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में जानकारी ली है और अब हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए बच्चों, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज ए फॉलोइंग इन ए फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में ये साइकिल हो जाता है। अब इसे साइकिल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या होता है, हर महीने में रिपीट होता है, इसीलिए उसे साइकिल कहा गया है। मतलब कोई भी चीज़ अगर क्या हो जाती है फिर रिपीट हो जाती है, एकदम से रिपीट होने लगती है, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। इसी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर महीने में फीमेल बॉडी में रिपीट प्रोसेस होती है, मतलब रिपीट करके वही प्रोसेस होती है, इसीलिए उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा गया है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट कब होती है वो मैं आपको बताती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल इट स्टार्ट टू द एज ऑफ 12 to 14 ईयर। 12 से 14 ईयर को वो फीमेल बॉडी में स्टार्ट हो जाती है और उसका एंड जो है वो एज ऑफ 40। देखिए, इट स्टार्ट टू द 12 to 14 ईयर एंड इट स्टॉप 45 to 50 ईयर्स। अब ये स्टार्ट का जो पीरियड है, ईयर है 12 to 40 ईयर, इसे कहा गया है प्यूबरिटी एज। प्यूबरिटी एज। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में स्टॉप हो जाती है 45 से 15 की एज तक, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज। जब वो एंड होती है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज और स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं प्यूबरिटी एज। अब ये समझ में आया ये स्टार्ट कब होती है और एंड कब होती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये जो साइकिल है इसको एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब इसमें कुछ हार्मोन्स है वो कुछ फंक्शन करते हैं और फंक्शन करने की वजह से ये साइकिल रिपीट हो जाती है। अब हम इसे फंक्शन या मतलब हम इसे हार्मोन्स को टॉपिक बना के भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसे फेजेस को लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से आपको जो इसमें फेजेस है उस फेजेस को लेके इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं इसमें फेजेस कौन सी है वो बताती हूँ। इसमें 4th फेजेस होती है, उसमें पहली फेज होती है फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सॉरी, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें ब्लड बाहर आ जाता है। दूसरी होती है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। थर्ड फेज होती है ओवुलेशन। थर्ड फेज होती है ओवुलेशन और फिर 4th फेज है वो होती है रीजनरेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड। अब हमें क्या करना है, इसमें जो 4 फेज है वो हर एक फेज को लेकर है पूरी साइकिल एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, हमारे जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। उसमें पहला हार्मोन होता
है FSH, पहला हार्मोन होता है FSH, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो फॉलिकल होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। स्टिमुलेट करना माना कि उसे हम कहते हैं प्रोत्साहित करना, मतलब वो आज पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको सिर्फ क्या करना, पुश करना पड़ता है, एक मैसेज देना पड़ता है, फिर वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वो स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, ये FSH करता है। इसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH माना कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, अभी इससे ये जो साइकिल है वो हर महीने में 28 डेज तक चलती है, महीने में 28 to 31 डेज तक चलती है, इसलिए उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे करती हूँ। नीचे दिखता है ना, हर महीने में 28 to 31 डेज होते हैं। पहले मैं डेज यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 डेज तक। यहाँ पे नीचे जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है हर महीने के डेज। अब देखिए, हमारी जो ओवरी होती है फीमेल बॉडी में, उस ओवरी में फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ओवरी में इस तरह के फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। अब ये FSH जो है वो उसे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने की वजह से क्या हो जाता है, इसका इसमें से एक फॉलिकल जो है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और फॉलिकल का कन्वर्जन oocyte में हो जाता है। फॉलिकल का कन्वर्जन oocyte में हो जाता है। किसकी वजह से, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो क्या करता है, उसे स्टिमुलेट करता है, और जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स जो है उसमें से एक ही फॉलिकल क्या हो जाता है, oocyte बन जाता है। मतलब जैसे कि स्पर्म जो है मेन बॉडी में बहुत सारे होते हैं, मिलियंस और बिलियंस, लेकिन एक ही स्पर्म से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसी तरह से फीमेल बॉडी में भी फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन वो मिलियंस और बिलियंस में नहीं होते, कम होते हैं। और उस फॉलिकल में से हमारे ब्रेन के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है FSH, उसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसमें से एक फॉलिकल स्टिमुलेट करके उसका oocyte में कन्वर्जन हो जाता है। फिर oocyte का कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल में हो जाता है। oocyte get converted into the Graafian follicle. Oocyte get converted into the Graafian follicle. Oocyte get converted into the Graafian follicle. अब क्या हो जाता है,
जब यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऊपर, वो क्या है, चेंजेस इन ओवरी। ओवरी में जो होने वाले हैं वो चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐसे लिख भी तो भी चलेगा। चेंजेस इन ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दरमियान ओवरी में क्या चेंजेस हो जाते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अब क्या हुआ, और साइड पे कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल में हुआ, और फिर जब कभी भी क्या हो जाता है, FSH मतलब 14 डेज जो है, 14 डेज तक FSH जो होता है उसका लेवल फीमेल बॉडी में हाई होता है। FSH का लेवल फीमेल बॉडी में हाई होता है। फिर 14 डेज को क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाएगा और उसका कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें से ओवम जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से ओवम क्या होता है, बाहर आ जाता है। किसकी वजह से, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो और भी एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसे कहते हैं LH, उसे कहते हैं LH। LH माना कि लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट करने के लिए, ग्राफियन फॉलिकल को ओवम में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब LH जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है, लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो ओवम है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हुआ, ओवम बाहर आ गया, और जो ओवम बाहर आके जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट को हम कहेंगे कॉर्पस लुटियम, उस पार्ट को हम कहेंगे कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम। बचा हुआ पार्ट क्या है, कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम जो है उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसका कन्वर्जन हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। इसे कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। समझ में आया ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं? फिर एक बार बता देती हूँ, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स को FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, और उसमें से एक फॉलिकल का कन्वर्जन ऑक्साइड में हो जाता है, और FSH की वजह से उसका कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल में हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होके वो ब्रेक हो जाता है और उसमें से ओवम बाहर आ जाता है। ओवम बाहर आने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ओवुलेशन, उसे कहते हैं ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है तो बचा हुआ जो पार्ट है उसे कहते हैं हम कॉर्पस लुटियम, और उस पे और एक हार्मोन है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं LH। LH माना कि लुटिनाइजिंग हार्मोन। फिर एक कॉर्पस लुटियम जो है, इस कॉर्पस लुटियम का कन्वर्जन हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। जब ओवुलेशन हो जाता है तो FSH का लेवल कम हो जाता है और LH का लेवल हाई हो जाता है। मतलब जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवम क्या हो जाता है, फीमेल बॉडी में अवेलेबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए।
तब क्या हो जाता है, ये जो ELH है उसका लेवल हाई हो जाता है और FSH का लेवल लो हो जाता है। ये हुआ ओवरी का चेंजेस, ये हुआ ओवरी का चेंजेस। अब यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आप यहाँ पे बता देती हूँ। चेंजेस इन यूटेरस, changes in uterus during menstruation, during menstruation। देखिए मैंने क्या कहा था, मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या हो जाता है, 4 दिन तक एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्लड बाहर आ जाता है। उसकी फेज में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ऐसे क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एंडोमेट्रियम क्या होता है जो हमने देखा, जो पिछले लेक्चर में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन की थी, इसमें जो अंदर का पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। अब और यहाँ पे जो ओवम होता है वो ओवम कैसे प्रोड्यूस हो जाता है मैं नहीं वो यहाँ पे ड्रॉप किया है। अब जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। क्या हो जाता है, 1 से 4th डे तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब पहली फेज कौन सी है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। यह कब तक चलेगा, 1 से 4 या 5 डेज तक, 1 से 4 या 5 डेज तक। मतलब किसी किसी को 4 डेज तक ब्लीडिंग होता है और किसी किसी को 5 डेज तक होता है। मतलब ये फेज जो है वो 4 से 5 डेज तक चलती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट फेज कौन सी होती है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ आगे क्या होता है, आगे की पीरियड प्रोसेस है, फेज है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब क्या हो जाता है, जो ओसाइट और ग्राफियन फॉलिकल है, ये ओसाइट और ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओसाइट और ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन है, इसका काम होता है, वो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम की वॉल पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियम जो ब्रेक हुआ है वो रीजनरेट होने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन। देखिए अब पहली फेज तो हो गई, कौन सी, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब अगली फेज क्या है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ओसाइट ने और ग्राफियन फॉलिकल ने मिलकर जो हार्मोन प्रोड्यूस किया है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को रीजनरेट होने में इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ 4 से 5 डेज तक क्या चलता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी 28 डेज तक हो गया। यहाँ से क्या होता है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाता है और फिर से ये नीचे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 28 डेज के बाद फिर से क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये फेज स्टार्ट होगी, कौन सी, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? देखिए पहली फेज कौन सी हुई, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब 14 जो डेज है
तो 14 डेज को क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे ओवुलेशन जो है, मतलब यहाँ पे ओवम क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए अवेलेबल होता है। तो इस 14 डेज को हम क्या कहेंगे, थर्ड फेज ओवुलेशन, थर्ड फेज ओवुलेशन। और बीच में से 4 से 13 डेज तक क्या चलेगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन सी चलेगी, फिर चलेगी रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? क्या होता है, 1 से 4 डेज तक ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ये हुई फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और 4 से 13 या 14 डेज तक क्या हो जाता है, ये एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट होता है। फिर 14 डेज को क्या होता है, ओवम जो है ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है, उसे कहते हैं हम ओवुलेशन। और फिर क्या हो जाता है, अगर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्या हुआ, जब 14 डेज को ओवम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तब अगर स्पर्म यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम जो है वो क्या करता है, उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। मतलब अगले फिर से 1 से 4 डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब एंडोमेट्रियम फिर से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, ओवुलेशन होता, ओवुलेशन के बाद स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ। मतलब बेबी की डेवलपमेंट और ग्रोथ चल रही है। अब बेबी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, एंडोमेट्रियम। मतलब तब क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा। कब तक ब्रेक नहीं होगा, इस बेबी की ग्रोथ के पहले दिन से 9 मंथ तक एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, स्टॉप रहेगी 9 मंथ तक। अब मैं एक बात बता देती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टॉप होती है, इट इज स्टॉप टू द प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन जो है उनमें क्या होती है, वो स्टॉप होती है बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट से लेकर 9 मंथ तक, जब तक क्या हो जाती है, बेबी की बर्थ नहीं होती। और एक अगर लैक्टेशन मदर हो, मतलब फीडिंग करने वाली मदर हो, जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो मदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप रहता है। समझ में आया? 2 ही बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी 14 to 15 एज तक। कब तक? जब क्या होता है, मदर फीडिंग कर रही होगी या फिर बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, मतलब चल रही है, तब तक एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी। ये समझ में आया? और ये कब होगा, अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 14 डेज को यहाँ पे आ गया है, लेकिन स्पर्म आया नहीं, मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इस जो एंडोमेट्रियम है उसे क्या लगता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है, उसे क्या लगता है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करता है बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन स्पर्म आया नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। स्पर्म आया नहीं मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है, फिर से 28 डेज के बाद फिर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। और कौन सी फेज आती है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है और ब्लड फिर से 4 डेज तक बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, जबकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है साइकिल की तरह अपना काम परफॉर्म करती है। अब यहाँ फिर ये 14, 15 और 16 डेज तक ओवम यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबल होता है। उसके बाद 28 डेज तक क्या होता है,
है तो रीजनरेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड। ये कौन सी फेज होती है ओव्यूलेशन के बाद? रीजनरेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड। मतलब क्या चलता है? इस एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन लेवल तब स्टार्ट रहती है। यहाँ पे ये मसल्स है एंडोमेट्रियम के बीच में से, एंडोमेट्रियम के अंदर जो मसल है वो होती है। अब और एक हार्मोन्स है जो कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस अल्बिकम्स प्रोड्यूस हो चुका है। वो क्या करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन है जो कि कॉर्पस अल्बिकम और कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है? जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड रीजनरेट होती है उसको रीजनरेट करने के लिए क्या हेल्प करता है। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करते हैं? इस एंडोमेट्रियम जो रीजनरेट हुआ है उसकी वॉल पे जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इस इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट हो जाता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। फिर से एक बार अगर मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। अब यहाँ पे सब मैंने अच्छे से बता दिया है। अब क्या रह गया है? देखिए बच्चों, फिर एक बार मैं आपको ये दोहरा देती हूँ प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे लुटिनाइजिंग हार्मोन्स की स्टेज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें 4 फेजेस होते हैं। पहली मतलब इसको हम हार्मोन्स को हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर फेजेस को हेडिंग बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने क्या किया? फेजेस को हेडिंग बना के एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, उस पे 28 डेज निकाली है। यहाँ पे यूटेरस में और ओवरी में कौन से चेंजेस होने वाले हैं वो मैं बता रही हूँ। अब पहले फेजेस में बताती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। पहली फेज होती है फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगेन होता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, अगेन ओव्यूलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड। इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर जो हार्मोन्स है यहाँ पे 4 हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। वो पहला वाला हार्मोन है FSH, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है LHS लुटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। इस हर एक हार्मोन्स को लेके भी हम इसका डिस्क्रिप्शन एग्जाम में लिख सकते हैं तो भी हमें मार्क्स मिलेंगे, या फिर हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे फेजेस को लेकर तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए पहली फेज है फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे वाई एक्सिस जो है उस पे मैंने ओवरी में और यूटेरस में होने वाले जो चेंजेस है वो बताए हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो ओवरी में होने वाले चेंजेस है और नीचे वाला जो पार्ट है वो यूटेरस में होने वाले चेंजेस है। अभी क्या होता है? ओवरी में फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। इस फॉलिकल को
हमारे ब्रेन के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन फॉलिकल पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करना माना कि उसको प्रोत्साहित करना। फॉलिकल को प्रोत्साहित करने की वजह से एक फॉलिकल जो है मतलब एक या दो, फीमेल में एक या दो ही ओवम क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। इन केस एक या दो होते मतलब हर कभी भी एक ही होता है। कुछ वुमन होती है जिसमें दो प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं ट्विंस पैदा होना। तो एक फॉलिकल क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, फॉलिकल का कन्वर्जन ओसाइट में हो जाता है। फिर एफएसएच की वजह से उसका कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल में होता है। ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होके ओवम बाहर आ जाता है, उसे कहते हैं हम ओवुलेशन। जब कभी भी ओवम इस ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करके बाहर आता है उसे कहते हैं हम ओवुलेशन। ये कब होता है, 14 डेज तक। ये कब होता है, 14 डेज। और फिर बचा हुआ जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम का कन्वर्जन कॉर्पस अल्बिकम में हो जाता है। ये हुआ ओरी में होता है चेंजेस। अब क्या होता है, जो ओसाइट प्रोड्यूस हुआ है और ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन क्या करता है, जो यूटेरस में एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होता है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल पे जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि एंडोमेट्रियम को रीजनरेट होने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे फेजेस, नीचे वाले फेजेस में बताती हूँ यूटेरस में क्या होता है। 1 से 4 डेज तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होते तब क्या चलता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, मतलब ब्लीडिंग होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। एंडोमेट्रियम ब्रेक होने की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो 1 से 4 या फिर 5 डेज तक चलती है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर फॉलिकल स्टिमुलेट होने की बाद 5 से 13 डेज तक क्या चलता है, जो एस्ट्रोजन ओसाइट ने और ग्राफियन फॉलिकल में प्रोड्यूस किया है वो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के वॉल पर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर 14 डेज को क्या होता है, ओवुलेशन होता है, मतलब ओवरी से बाहर आ जाता है। ओवरी से बाहर आ जाता है और वो कहाँ आ जाता है, फॉलोपियन ट्यूब। अगर क्या हुआ, 14 डेज को वहां पे स्पर्म आ गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन माना कि क्या, ओवम एंड स्पर्म आर फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म ए फर्टिलाइजेशन। अगर ओवम स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम क्या करता है, उसको जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, मतलब एम्ब्रियो की, बेबी की, उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर 9 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, वो 9 मंथ तक स्टॉप रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से 28 डेज के बाद फिर फेज आ जाएगी, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा और एंडोमेट्रियम में जो ब्लड है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर ये हर महीने में क्या होता है, रिपीट होता है, ये प्रोसेस हर महीने में रिपीट होता है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, ओवम भी प्रोड्यूस होता है। अगर हर महीने ओवम क्या होता है, हर महीने में जब ओवम प्रोड्यूस होता है तब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है 9 मंथ तक। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये साइकिल हर महीने क्या करती है, रिपीट होती है। हर महीने फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, ओवम प्रोड्यूस होगा और
फिर 14 से 16 डेज तक ओवम यहाँ पे रहता है और फिर वो रिलीज हो जाता है और फिर 28 डेज के बाद एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। समझ में आया? और फिर एक बात बताने रह गई कि कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस अल्बिकम भी क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। वो भी क्या करता है, इस जो एंडोमेट्रियम है उसकी वॉल पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ग्लैंड की जो कि रिजनरेशन लेवल है, रिजनरेशन पीरियड है, वो स्टार्ट रहता है। मतलब ये जो दो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। समझ में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल? यहाँ पे अब एक और बात बताने रह गई, फर्टिलाइजेशन जो है वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए हर महीने में क्या होता है, 28 डेज होते हैं। हर महीने में 28 डेज होते हैं। उसमें से पहला दिन से मतलब पहले दिन से 4th डेज तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। 14 डेज को क्या होता है, ओवम अवेलेबल होता है। मतलब 14 डेज जो है मतलब 3 दिन तक ओवम वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन से 3 दिन? तो 14, 15 और 16। इस 3 दिन में ओवम को वहां पे ओवरी में प्रेजेंट होता है। अगर इस 3 दिन में स्पर्म ओवम के पास आ जाए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन के डेज जो है वो कंफर्म है। 1 से 4 डेज तक मेंस्ट्रुएशन चलेगा, उससे काउंट करके अगर 14 to 15 और 16 डेज आ जाए तो क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। मतलब उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पीरियड, पॉपुलेशन पीरियड। अगर इससे पहले मतलब 4 डेज से 13 डेज तक अगर अगर स्पर्म आ जाए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पे नहीं। और फिर 16 to 28 डेज तक भी अगर स्पर्म वहां पे आ जाए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवम रिलीज हो जाता है। मतलब वो फर्टिलाइजेशन के लिए 3 ही दिन अवेलेबल होता है। कौन से 3 दिन, 14, 15 और 16। इसके बाद मतलब 16 डेज से 28 डेज तक अगर स्पर्म आए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और 4 डेज से 13 डेज तक अगर स्पर्म आए तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मतलब क्या होता है, 14, 15 और 16 डेज को कॉपुलेशन होता है, फिर जाके पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन होना मतलब मेल और फीमेल में जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब होता है जाके पॉपुलेशन। समझ में आया, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन। और अगर क्या होता है, 12 या 13 डेज को भी अगर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब स्पर्म आता है, तब भी क्या हो सकता, अगर क्या हुआ 14 या 13 डेज को स्पर्म आया, तब भी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मतलब अगर 12 to 13 डेज को स्पर्म आ गया है वहां पे, तो वो वहां पे 5 डेज तक क्या हो सकता है, जिंदा रह सकता है। मतलब उसका जो पीरियड होता है वो होता है 5 डेज तक वो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब वो यहाँ पे आके प्रेजेंट रहा है। फिर 14 डेज को क्या होगा, वो बाहर आएगा तो स्पर्म उस पर अटैक करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब 12 to 13 डेज को भी स्पर्म आए तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि वो 5 डेज तक जिंदा रह सकता है। और एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गई, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ।
ठीक है। ओवरी में एक ही बार रिलीज होता है, एक महीने में एक ही बार रिलीज होता है और एक ही होता है। जैसे कि स्पर्म मेल बॉडी में मिलियंस और बिलियंस होते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी में ओवम एक ही होता है, कुछ कुछ केस में 2। अब ऐसा क्यों है? स्पर्म जो है वो मिलियंस और बिलियंस क्यों होते हैं? क्योंकि उसे वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, इपिडाइमिस में स्टोर होता है, वो डिफरेंस से मिलके यूटेरस से वो फिर पेनिस में आ जाते हैं और फिर फीमेल बॉडी में। मतलब उसका आने का जो रास्ता है उसमें उसको बहुत मतलब गड़बड़ी से आना पड़ता है, इधर उधर टकरा के आना पड़ता है। तो सभी स्पर्म जो है वो एक्टिव नहीं रहते, मतलब वो आने तक मतलब स्पर्म तक ओवम तक आने तक वो क्या होता है, कुछ स्पर्म मर जाते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते, कुछ किसी पार्ट को मतलब एंडोमेट्रियम को टकरा के या फिर वास डिफरेंस को टकरा के मर जाते हैं। मतलब इतने मिलियंस और बिलियंस है, उसमें से कुछ ही ओवम क्या होते हैं इस फीमेल बॉडी तक, फीमेल बॉडी में जो ओवम होता है उसमें आते हैं। और जो मिलियंस और बिलियंस ओवम है उसमें से सिर्फ एक ही ओवम होता है जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए जरूरी होता है। मतलब इतने स्पर्म आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें से एक ही स्पर्म क्या होता है ओवम के पास आता है। और जब वो पहला स्पर्म ओवम के पास आ गया तो यहाँ पे ओवम क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जो स्पर्म में जो न्यूक्लियस है वो ओवम में छोड़ देता है। और ओवम में छोड़ने के बाद फिर से ये स्पर्म जो है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। मतलब उसके बाद अगर जितने भी स्पर्म आए, चाहे मिलियन आए या फिर बिलियन आए, वो ओपन नहीं होने वाला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए ध्यान में रखिए ओनली वन ओवम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओनली वन ओवम रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर एक स्पर्म वहाँ पे ओवम के पास आ जाए और उसका न्यूक्लियस उसमें छोड़ दे तो उस ओवम की बॉडी को फिर लॉक लग जाता है, और कितने भी स्पर्म आए तो भी वो ओपन नहीं होगा। माना कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओनली वन स्पर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये छोटा टॉपिक था आपकी बुक में, वो भी मैंने पढ़ा दिया है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।